हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। पहले बच्चों, इसके पिछले सेशन में हम लोग डीएनएफ ब्लॉक को बहुत ही शानदार तरीके से एक बार वाइंड अप कर चुके थे। मैंने आप लोगों को रिवाइज करने के लिए भी कहा था कि आप लोग डीएनएफ ब्लॉक को रिवाइज करके आएँ। इस क्लास के एंड में हम एक बार वापस से फटाफट 15 से 20 मिनट में या जितना भी कम समय लगेगा, उसके अंदर हम लोग एक बार पूरा चैप्टर वापस से देख लेंगे। बट फिलहाल हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब ये जो पोर्शन मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, इस पोर्शन के लिए कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब पहले आपका कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं होगा तो भी आपको ये पोर्शन 100% समझ में आ जाएगा। कहीं कोई टेंशन वाली बात इस पोर्शन में होने वाली नहीं है। दूसरी बात मेरे बच्चों, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप कभी भी पढ़ाई करते हो तो अभी एग्जाम एकदम सर पे है, तो इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करो कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ पेपर में आएगा ही आएगा, तो मुझे उसको अच्छे से मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण यौगिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो डी एंड एफ खंड के महत्वपूर्ण यौगिक काफी कुछ रटने के लिए होगा। पहले ही बता रहा हूँ, काफी कुछ रटने के लिए होगा, बट हम काफी हद तक समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि मैं पूरा लिखूंगा इसमें, तो आप भी मेरे साथ साथ रफ पेज पे ही सही बट एक बार लिखते हुए चले, है ना। तो डी एंड एफ खंड के महत्वपूर्ण यौगिक, डी एंड एफ खंड के महत्वपूर्ण यौगिक, चलो देखते हैं। डी एंड एफ खंड के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। पहला यौगिक हम पढ़ने वाले हैं के एमएनओ फोर। के एमएनओ फोर साथ साथ मेरे साथ साथ लिखते हुए चलोगे, ऊपर देखोगे, साथ साथ नीचे लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर। कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, उसको चुपचाप लिखते रहना है ना। ऊपर सर समझा रहे हैं, नीचे मैं लिख रहा हूं, बस ये तरीका होना चाहिए इस पूरे टॉपिक में। पहला यौगिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है के एमएनओ4। के एमएनओ4 का पूरा नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आती है कि सर पोटेशियम पर मैग्नेट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको दो प्रकार के आयन पढ़ने हैं। ठीक है, पहला आयन जो आपको पढ़ना है वो है मैग्नेट आयन और दूसरा आपको पढ़ना है पर मैग्नेट आयन। तो पहले हम देखते हैं पर मैग्नेट आयन क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मैग्नेट आयन क्या होता है। एकदम 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 सिंपल भाषा में बोले तो पर मैग्नेट आयन होता है जिसमें MnO4 पर माइनस होता है, और मैग्नेट आयन होता है जिसमें MnO4 पर 2 माइनस होता है। ठीक है, ये कैसे संभव है, देखो। Mn, अगर एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड है तो उस पर नेगेटिव होगा, बाकी 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है तो उन पर कोई चार्ज नहीं है। यह है MnO4 माइनस। MnO4 2 माइनस में एक ऑक्सीजन के साथ में नेगेटिव, दूसरे के साथ भी सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यह है बेटा पर मैग्नेट आयन, यह है बेटा आपका मैग्नेट आयन। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ऐसे देखते हैं कि इसको ध्यान से देखें तो आपकी एक बात समझ आएगी। अब अपन निर्माण देख लेते हैं, चलो ठीक है। अब हम निर्माण देखते हैं।
KMnO4 का निर्माण जो है वो किस तरीके से होता है। किसका निर्माण पढ़ रहे हैं अपन? KMnO4 मतलब ये वाला आयन चाहिए अपन को, ये वाला आयन चाहिए ना, तो हम KMnO4 का निर्माण देख रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले देख रहे हैं पाइरोलुसाइड से। पाइरोलुसाइड से किस प्रकार KMnO4 बना सकते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, पाइरोलुसाइड का मतलब होता है MnO2 आपको लेना है। पाइरोलुसाइड का मतलब क्या होता है, आपको MnO2 लेना। अब आप बोलोगे सर MnO2 से कैसे बना सकते हैं, तो MnO2 से 2 स्टेप में बनता है। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में MnO2 की क्रिया KOH और K2Cr3 से कराते हैं। तो स्टेप 1 में जो आपका MnO2 है, उस MnO2 की क्रिया KOH या फिर K2CO3 से कराते हैं। KOH या K2CO3 से कराते हैं। K2CO3 समझते हो, पोटेशियम कार्बोनेट। इसके साथ आप ऑक्सीजन ले सकते हो या KNO3 ले सकते हो। इसके साथ आप ऑक्सीजन ले सकते हो या KNO3 ले सकते हो। इतना ज्यादा लफड़ा पाड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस एक बात याद रखनी है कि ऐसा मैं जब करूंगा तो उससे पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। मतलब क्या बनेगा उससे? इससे बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट मतलब K2MnO4 बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा नोटिस करते ही आप ये बात समझ जाओगे कि घपला हो चुका है। कैसे? हमें पोटेशियम परमैग्नेट बनाना था, पर यहाँ पे पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम पे +2 होगा, MnO4 पे हो जाएगा -2। और जब MnO4 पे -2 होता है तो वो पोटेशियम मैग्नेट होता है, पोटेशियम परमैग्नेट नहीं होता है। तो अभी क्या बना है बेटा? पोटेशियम मैग्नेट बना है। अगले स्टेप में जो अपना अगला स्टेप आएगा, इस नेक्स्ट स्टेप में अपन इस पोटेशियम मैग्नेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? पोटेशियम परमैग्नेट में। तो यहां तक लिख लो कि ये क्या बन गया है, ये बन गया है अभी पोटेशियम मैग्नेट। क्या सर इसको रटना पड़ेगा? हाँ बेटा, इन सब चीज़ों को तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया पोटेशियम मैग्नेट। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी किसी प्रकार की है तो बताओ। लिख लिया इसको? अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना, कि स्टेप 2 में क्या करेंगे। स्टेप 2 में ये जो बना है ना K2MnO4, इसको वापस से ले लेंगे और इसकी रिएक्शन एसिड से करा देंगे। सर उससे क्या होगा? उससे एक शानदार चीज होगी कि एक तो जो K2MnO4 दिख रहा है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में, मतलब पोटेशियम परमैग्नेट में। अब यहाँ K पे +1 है और इस पे -2 है, बिल्कुल परफेक्ट है। सॉरी, -1 है, बिल्कुल परफेक्ट है पूरा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पोटेशियम
पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा MnO2। ऐसे इस अभिक्रिया को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, बेटा केमिस्ट्री में रिएक्शंस ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, तो इनकी रिएक्शंस को आपको इस तरह से याद नहीं करना है कि इसमें कैसे क्या हुआ, मैकेनिज्म इसके अंदर होता नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन से दिमाग में लिख लिख करके बिठानी होती है। जहां जहां समझाने की कोशिश हो सकती है मैं साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा, बट याद करना ही एक लास्ट ऑप्शन होता है। खैर, इस रिएक्शन को विषामानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। सर इसको विषामानुपातन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, सुनना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। पोटेशियम की +1, 2 पोटेशियम की +2, Mn की x, ऑक्सीजन की -2, 8 ऑक्सीजन की -8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया -6, उधर जाके हो जाएगा +6। तो x हो गया +6। यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसको x मान लेते हैं। पोटेशियम का +1, x का +x, ऑक्सीजन का -2, 8 ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +7। तो यहाँ पर है मैग्नीज का +7। इधर देखें तो यहाँ पे मैग्नीज का +4 है। मैं डायरेक्टली कैसे बोल सकता हूँ, ये x ऑक्सीजन 2 है तो -2, तो ये हो गया x - 4 इज इक्वल टू +4। ठीक है, आसान है। नाउ आई वांट टू से समथिंग टू यू। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या बढ़ गई, +6 से +7 हो गई। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ना बेटा, तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। मतलब यहां पर मैग्नीज का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था +6 से कितनी हो गई, +7 हो गई। मैग्नीज का ही ऑक्सीकरण अवस्था कम भी हुई है भाई। इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में गए, इस यौगिक से इस यौगिक में गए तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी, और इस यौगिक से इस यौगिक में गए तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कम हुई। तो ऑक्सीकरण अवस्था कम होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था कम होने का मतलब है मैग्नीज का क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। राइट और नॉट, एब्सोल्युटली राइट सर। और वहां क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण हो गया। वहां तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और एक ही तत्व का अपचयन भी हो रहा हो, तो इसे कहते हैं विषामानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, एक ही चीज का ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और उसी तत्व का अपचयन भी हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं विषामानुपातन अभिक्रिया। तो ये एक विषामानुपातन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से बेटा आप KMnO4 का निर्माण करते हो। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़े। अब देखते हैं कि हम KMnO4 को विद्युत ऑक्सीकरण विधि से भी बना सकते हैं। निर्माण पढ़ रहे हैं ना अपन इसका, बेटा ठीक कर लो। अगर बुक में कुछ गलत लग रहा है तो ठीक कर लो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास कंसेप्ट है यहाँ पे, साथ साथ छोटी मोटी एरर अगर है तो उसको ठीक करते हुए चलो। कंप्लेनिंग एटीट्यूड से तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। कुछ लग रहा है तो ठीक कर लो, उसमें क्या है ना। बैलेंस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है विद्युत ऑक्सीकरण। विद्युत ऑक्सीकरण में अपन क्या करते हैं देखना। भाई देखो, मेरे को तो एक ही चीज समझ आती है कि हमें पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है। पोटेशियम पर मैग्नेट का मतलब क्या है, आपको ये वाला आयन बनाना है, आपको KMnO4 बनाना है बेटा, जिसमें K +1 है और MnO4 -1 है। आपको तो ये बनाना है। कुछ मत करो, आप पहले तो मैग्नेट ले लो। जैसे आपने ले लिया K2MnO4, ये तो मैग्नेट है ना। इसमें ये +2 है, इसमें ये -2 है, ये पोटेशियम मैग्नेट है। ये पोटेशियम मैग्नेट है, तो ये ले लो। ले लिया, अब करा दो इसका विद्युत, इसमें से करंट पास कर दो, है ना। इसमें से क्या पास कर दो, इसके अंदर से करंट पास कर दो। करंट पास करते तुम्हें मजा आ जाएगा, कैसे देखना।
करंट पास करने का मतलब क्या होता है? विद्युत अपघटन तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ ही रखा है ना। तो ऐसे आपने K2MnO4 था, मतलब स्थिति कैसी थी? दो प्रकार के आयन थे यहाँ पे, एक MnO4 2 माइनस, ठीक है। आपने करंट पास कर दी प्लस और माइनस। सभी को पता है कि प्लस आपका एनोड होता है और माइनस आपका कैथोड होता है। पता है ना? पता है सर। MnO4 2 माइनस कहाँ जाएगा? MnO4 2 माइनस एनोड के ऊपर जाएगा ऐसे। तो ये MnO4 2 माइनस कहाँ चला गया? एनोड के ऊपर चला गया। एनोड पे जाके क्या करेगा? उल्टी रिएक्शन, जिस जिस तरीके से बना है उसका उल्टा करेगा। तो MnO4 2 माइनस जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बना था, इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। उल्टा करता है बेटा। MnO4 2 माइनस कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना होगा। अब इसका उल्टा कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो ये बन जाएगा MnO4 माइनस। बस मजा आ गया। ये अपना मैग्नेट आयन था। मैं जीवन में यही तो चाहता था, ये पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही इसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ये पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो गया। मतलब KMnO4 किस में कन्वर्ट हो गया? हाँ, K2MnO4 किस में कन्वर्ट हो गया? KMnO4 में। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है और यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 हो गई। मतलब एक तरह से मैग्नीज का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इसका सॉरी, मैग्नेट आयन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो अगर हम मैग्नेट आयन का ऑक्सीकरण कर दें तो हमें पर मैग्नेट आयन प्राप्त हो जाता है। मतलब ऑक्सीकरण से बात बन सकती है ना? ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण करवाओगे तो भी बात बन जाएगी। अब ऐसे देखते हैं, अगर ऑक्सीकरण करने से बात बन रही है तो कर लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से भी बना देंगे अपन इसको, क्या दिक्कत है? चलो मैं आपको ऑक्सीकरण से बना के दिखा देता हूँ। ऐसे घबराने वाली कोई बात थोड़ी है, कर लेते हैं ऑक्सीकरण। ले लो K2MnO4। सर K2MnO4 का ऑक्सीकरण करने से बात बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। सर ऑक्सीकरण किससे करवाएं? आप Cl2 यूज कर सकते हो या O3 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन या Cl2 कुछ नहीं होगा, ये K2MnO4 से KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा बस। सर ऑक्सीकरण हुआ, इसका क्या सबूत है? यार ऑक्सीकरण का सबूत होता है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे ना तो वो +6 आएगी, और यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो बेटा वो +7 आएगी। तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है बच्चों। ठीक है, ग्रंथशाला का पेज नंबर मैं बता देता हूँ कौन सा है, जस्ट वेट एंड वॉच। नंबर 14 पे आपको काफी डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है,
पेज नंबर 14 में समझाया हुआ है। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा अपना स्टाइल है पढ़ाने का, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखवा रहा हूँ, आप ऐसे देख सकते हो। मेरा सब ले लेंगे, स्पेशल एमसीक्यू पीवाईक्यू सब हो जाएगा, बट उससे पहले याद तो कर लो, नहीं तो अचार डालोगे उस एमसीक्यू पीवाईक्यू का, याद करो पहले सब कुछ। चलो, अब इसमें एक लैब की विधि और दे रखी है, लैब मेथड और दे रखा है ग्रंथशाला में। कुछ नहीं है बेटा, Mn2+ S2OH2- की उपस्थिति में, मतलब इससे क्रिया करके एसिड की उपस्थिति में एक तो MnO2 बना रहा है और एक MnO बना रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सॉरी, MnO4-, ये लैब मेथड है। इस लैब मेथड में क्या होता है कि ये Mn2+ है, ये आपका X +-8, ये +7 है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं याद कराना चाह रहा, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीकरण करवा के आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब ऑक्सीकरण एक अच्छी विधि है, ऑक्सीकरण की विधि से आप बड़े आसानी से जो है आपका परमैग्नेट आयन बना सकते हो। और एक बार अगर आपने परमैग्नेट आयन बना लिया, तो परमैग्नेट आयन बनाने के बाद में आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका उत्पाद बनकर के एकदम तैयार है। ठीक है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ऐसा ट्रिक जैसी चीज़ तो है नहीं, ट्रिक की जगह तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो आसान आसान रिएक्शन है, जब आसान रिएक्शन हट जाएंगे तब ट्रिक देखेंगे, अभी तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं। ओके बेटा, दिमाग में रह जाएगा सर। चलो अब इसके गुण देख लो, सिंपल सिंपल है, वही रिएक्शन करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, सारी नहीं, ऐसे तो फिर कितना रटने बैठोगे, पर जो मैं करा रहा हूँ वो तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, उसको नहीं छोड़ सकते आप, ये ध्यान रखना। चलो गुण देखते हैं। पहली चीज, इसका सबसे पहला गुण ये है कि ठंडा जल में ये कम विलेय होता है और गर्म जल में ये अधिक विलेय होती है। तो ठंडा जल में ये कम विलेय होती है और गर्म जल में ये अधिक विलेय होती है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रख लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, रंग याद कर लेते हैं इसका, इसके रंग के साथ भी बड़ा बड़ा खेल है, बड़े मस्त मस्त खेल है इसके रंग के, और सवाल बनते हैं बेटा, सवाल बनते हैं। तनु विलियन होगा तो इसका रंग होता है गुलाबी, तो तनु विलियन में, तनु विलियन में यह गुलाबी रंग का होता है। तो अगर तनु विलियन है तो ये गुलाबी रंग का होगा, सांद्र विलियन है तो जामुनी रंग का होता है। सांद्र विलियन में यह जामुनी रंग का होता है। ठीक है, क्या मेरा बच्चा दिमाग में रख पाएगा? और ठोस है अगर, तो ये काले रंग का होता है। तो ठोस है तो इसका रंग काला होता है। तो ये अलग अलग टाइप के कलर हैं, अलग अलग प्रकार की सांद्रता में, तो ये आपको करना है। ठीक, चलो अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे ऊष्मा का प्रभाव। वो देख लो, ऊष्मा का प्रभाव ऐसे है
कि गर्म करते ही पंगा हो जाता है। किस टाइप का पंगा होता है देखते हैं। देखें। हाँ बेटा, वॉइस प्रॉब्लम थी, कॉल आ गया था। मैं बस छोटी सी बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है यार, अगर गर्म कर देते ना, देखो मैग्नेट पर मैग्नेट का ही खेल होता है और कुछ नहीं है। ये आपका मैग्नेट आयन था, MnO4 माइनस, गर्म कर दिया, ये पर मैग्नेट आयन बन गया MnO4 2 माइनस। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैग्नेट आयन था MnO4 माइनस। अगर आप इसको गर्म करेंगे, अब आवाज आ रही होगी, ये आपका था मैग्नेट आयन, मतलब पर मैग्नेट आयन था, आपने इसको गर्म किया तो ये MnO4 माइनस 2 बन गया, मतलब ये बन गया पर मैग्नेट आयन, है ना। ये वाली कहानी है, दैट्स इट। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, ये हमें समझ आता है। अब देखते हैं इसका KMnO4 के बारे में। जब भी आप पढ़ोगे ना, तो एक बहुत स्पेशल बात पढ़ोगे, बताता हूं मैं आपको। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है, ये आप जरूर पढ़ोगे इसके बारे में, कि KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाता है और खुद का अपचयन करवाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा सटल है, शांत सा टॉपिक है, इसे मैं इसको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को भी नोट करने का टाइम मिले, आप लोगों को भी चीज़ों को प्रोसेस करने का टाइम मिले। थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं इसको, जल्दीबाजी नहीं करते, नहीं तो चीज़ें मिस हो सकती हैं। और आप भी कोशिश करें कि साथ साथ लिख लिख करके आप अभी से याद करते हुए चलें इसको, है ना। बेटा ऑक्सीकारक है, देखो समझो, ऑक्सीकारक का मतलब है सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाएगा, सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाएगा। सामने वाले का ऑक्सीकरण मतलब
खुद का अपचयन करवाएगा, खुद का अपचयन करवाएगा। खुद का अपचयन करवाने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या को कम करेगा। खुद का अपचयन करवाने का क्या मतलब होता है? खुद का अपचयन करने का मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या को कम करेगा। अगर आपको KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कहीं से भी कम होती हुई दिखी तो आप समझ जाओगे ना कि वो अपना ऑक्सीकरण वाला गुण दिखा रहा है। सोचो और जवाब दो, क्या ये बात सही है? चलिए देखिए, ऑक्सीकारक का मतलब समझ आ गया होगा। तो अगर कहीं भी मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कम होते हुए दिखे तो क्या आप समझ जाओगे कि ये ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ जाएंगे। चलो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, देखना आप लोग। रिएक्शन है कि MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 प्लस H2O। चलो इसको देखो और सोचो और समझो, फील करो। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +7। +7 से कितनी हो रही है? +2। मतलब मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है मतलब वो खुद का अपचयन करवा रहा है। खुद का अपचयन करवा रहा है मतलब सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा रहा है। सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा रहा है, इसका मतलब वो एक अच्छा ऑक्सीकारक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। तो देखना KMnO4 प्लस H2SO4 MnSO4 होल ट्वाइस MnSO4 होल ट्वाइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब थोड़ा सा चेक करना यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था चेक करना है यहाँ पे। मैग्नीज की सर X-+7 है सर, वेरी गुड। यहाँ पे चेक करना सर। यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं ये पा रहा हूँ कि सल्फेट की होती है -2, तो इसकी अगर मैं X मानूं तो SO4 के ऊपर होता है 2 माइनस, 2 SO4 है तो ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये X इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया +4। तो +7 से +4, तो आप देख पा रहे हो कि +7 से +4 का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसका मतलब वही वाली बात है कि मैग्नीज अगर अपनी ऑक्सीकरण संख्या घटा रहा है तो किसी सामने वाले की बढ़ा रहा होगा, और सामने वाले की बढ़ा रहा है तो फिर जो है वो खुद का गेम पलट सकता है, वो एक अच्छा ऑक्सीकारक बन सकता है। लिख लो, एग्जाम में कोई भी एक रिएक्शन आपको सपोर्ट के लिए लिखनी पड़ सकती है, तो आपको रिएक्शन याद करके जानी है। ठीक ठीक। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है, जो आपके काम आ सकती है बहुत अच्छे से। इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि कहानी का ट्विस्ट याद रखना। कहानी का ट्विस्ट अच्छे से याद रखना।
क्या है कहानी का ट्विस्ट देखना। कहानी का ट्विस्ट ऐसा है कि हम, अभी आप एक और कंपाउंड पढ़ोगे K2Cr2O7, जब भी हम KMnO4 या K2Cr2O7 की बात करते हैं, हाँ इसका रिडक्शन हुआ, सामने वाले का ऑक्सीकरण हुआ, हो सकता है बोलने में उल्टा बोल दिया, मेरे को याद नहीं है, पर हाँ लॉजिक समझ में आ गया ना कि ये +7 से +4 गया, मतलब इसका खुद का अपचयन हुआ, तो सामने वाले के लिए क्या बन गया, ऑक्सीकारक। लॉजिक समझो आप, ठीक है, चलो ओके, कोई दिक्कत, बोलो भाई, बोलो, नहीं ना, नहीं है ना कोई दिक्कत, शानदार चल रहा है, ठीक है। अब कहानी का ट्विस्ट सुनो। KMnO4 या K2Cr2O7 की बात करें, तो KMnO4 या K2Cr2O7 के सामने जब उसके अम्लीय व्यवहार की बात करते हैं ना, तो H2SO4 यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये H2SO4 यूज करते हैं। ना आप यहाँ पे HCl यूज कर सकते हो, ना यहाँ पे आप HBr यूज कर सकते हो, ना यहाँ पे आप HI यूज कर सकते हो, ना यहाँ पे आप HNO3 यूज कर सकते हो। क्यों, एक अच्छा सवाल भी है, मैं भी बताऊंगा भी, पर पहले लिखो KMnO4 एवं K2Cr2O7 के अम्लीय व्यवहार के लिए, के अम्लीय व्यवहार के लिए H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ना इसमें हम HCl HBr HI ले सकते हैं, मतलब इसमें हम ना HCl HBr HI ले सकते हैं, ना इसमें हम HNO3 ले सकते हैं, ये दोनों ही नहीं ले सकते ना। कारण जानना चाहते हो कि सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं ले सकते, तो सुनो बेटा कारण क्या है। कारण मेरे बच्चों ये है कि HCl HBr और HI, इन तीनों का खुद का एक अलग गुण होता है। इन तीनों का खुद का एक अलग गुण होता है। सर खुद का कौन सा अलग गुण होता है, इन तीनों का खुद का अलग गुण होता है अपचयन का। ये सामने वाले में H जोड़ करके अपचायक प्रकृति दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास H है, टक टक टक, ठीक है सर। HNO3 का अपना खुद का एक गुण होता है, और HNO3 का अपना खुद का गुण होता है ऑक्सीकरण का, तो ये सामने वाले का क्या करा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं। तो अगर हमको KMnO4 या K2Cr2O7 का अम्लीय व्यवहार देखना है, तो हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका खुद का कोई रोल नहीं हो। जैसे यहां पर इस H2SO4 का रोल नहीं है, सारा का सारा रोल कितना किसका है, मैग्नीज का है। पर अगर मैं HCl HBr HI यूज करता हूं, तो भाड़ में जाए KMnO4, पहले ये खुद जो है, पहले खुद जो है ये जाकर के क्या करता है, पहले ये खुद जाकर के अपना अपचायक व्यवहार दिखाता है। अगर अपन HNO3 को यूज कर लेंगे, तो भाड़ में जाए KMnO4, भाड़ में जाए KMnO4, भाड़ में जाए KMnO4, वो पहले क्या करेगा, खुद का ऑक्सीकरण का गुण दिखाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा हो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, ये केवल इसमें इलेक्ट्रॉन आयन लिखे होते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। जो आयन दोनों तरफ कॉमन है वो कैंसिल हो चुके हैं। जैसे SO4 तो वो कैंसिल मिलेगा आपको, K प्लस आपको कैंसिल मिलेगा, इसलिए ये आयनिक इक्वेशन है, ये आपकी पूरी आणविक इक्वेशन है। तो दोनों में थोड़ा फर्क होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन H2SO4 को लेंगे, अपन बाकी और किसी को नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है सर। और बताओ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्षारीय माध्यम में ये कैसे अपना व्यवहार दिखाता है। या अभी आपने किसमें देखा, अम्लीय माध्यम में, है ना। या आपने व्यवहार किसमें देखा है, अम्लीय माध्यम। अब किसमें देखेंगे, क्षारीय माध्यम में। लिख लो भले ही, ये जो अपने व्यवहार देखा है ये किसमें देखा है,
अम्लीय माध्यम में। अब देखते हैं क्षारीय माध्यम में। चलो, अब देखते हैं क्षारीय माध्यम। हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमें तो बस एक चीज समझनी है कि हमारा Mn का खुद का अगर अपचयन हो गया तो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा देगा। ठीक है, बस। बेटा क्या बोल रहे हो, 8 कहां पर होगा? यहाँ का बोल रहे हो क्या, या यहाँ का बोल रहे हो? देखो बेटा, इसमें कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन संख्या, मैं सिखा देता हूँ आपको। इसकी x मान लो, ऑक्सीजन की -2, -2 इंटू 4 -8 बराबर पूरे यौगिक के ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो -1 के बराबर कर देंगे। x बराबर -1 प्लस 8 बराबर 7। ठीक है, ठीक है। अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, तो अच्छी बात है, अपने गलत ज्ञान को साबित मत करो कि सर 8 होगा, गधे कहीं के। 8 नहीं है, आपको ऑक्सीजन संख्या निकालनी नहीं आती है, इस पूरे यौगिक के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर करते हैं। अब यहां से निकालोगे ना, तो k के ऊपर +1, Mn के ऊपर x, ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8 बराबर पूरे यौगिक का चार्ज कितना है, 0, पूरे यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 के बराबर करेंगे। यहां से x कितना आ रहा है, 7, बात एक ही है। तो पूरे यौगिक पे जो चार्ज होता है उसके बराबर करते हैं, ऐसा है। और ये सारी रिएक्शन जी हाँ बिल्कुल आपको याद करनी पड़ेंगी। लिख लिख के याद कर लेना, हो जाएंगे धीरे धीरे याद। क्षारीय माध्यम में देख लें, क्षारीय माध्यम में जैसे मान लो आपने, पहले मैं आयनिक इक्वेशन लिखता हूं। जैसे आपने पर मैग्नेट आयन लिखा लिया और आपने क्षार ले लिया OH-, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपना खुद का अपचयन करवाएगा। अपचयन करा के आप सोचोगे सर किस में कन्वर्ट होगा, वही जो इसका फेवरेट है, MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि ये किस में कन्वर्ट हुआ, मैं बस ये चेक करना चाहता हूं कि यहां पे मैग्नीज +7 में था और यहां पे मैग्नीज को जाकर के मैंने चेक किया तो ये +6 में पहुंच गया, मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या कम हो गई। चेक कर लेना आप निकाल करके। अब यहां कैसे चेक करेंगे, x ऑक्सीजन पे -2, माइनस का 8 बराबर पूरे यौगिक पे -1 है, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब यहां पे चेक करें तो मैग्नीज का x है, ऑक्सीजन का -2, 8 है, तो -8 बराबर पूरे पे -2 है, तो x बराबर कितना हो गया, +6 हो गया। ऐसे करेंगे बेटा। चलो देखो, मैं इतना इंटरेस्टेड हूं नहीं सब इस फालतू की बकवास में, मुझे बस ये मतलब समझ में आ रहा है कि मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कम हो गई, तो मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कम हो गई तो मजा आ गया, इससे इसका क्या हो गया, अपचयन, और अगर इससे इसका अपचयन हो गया तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण।
ठीक है बेटा, ठीक है सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर। चलो सर कहाँ गए, कहीं नहीं जाते सर बेटा, काम आ जाता है सर को थोड़ा थोड़ा। सर इसका वैसी वाली रिएक्शन लिखवा दो ना, कंप्लीट वाली। तो कंप्लीट वाली रिएक्शन लिखवा देते हैं, आपको क्या दिक्कत है? KMnO4 है आपके पास? बिल्कुल है सर। इस KMnO4 की रिएक्शन करा दो आप, सिंपल KOH से। क्षार ले लो कोई सा भी, ये ले लिया आपने KOH, ये लो। अब क्या होगा, एक तो बनेगा K2MnO4, क्या बनेगा, एक तो बनेगा K2MnO4, साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा पानी, और साथ में नवजात ऑक्सीजन निकलेगी, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सी चीज बाहर निकलेगी, नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और ये ऑक्सीकरण का काम करती है। हाँ वैसे भी मुझे दिख तो रही है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +6 हो गई, तो वैसे भी मुझे दिख रहा है कि अपचयन हो रहा है, तो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाएगा। परंतु इस नवजात ऑक्सीजन को देख करके मेरी ये बात और प्रबल हो जाती है कि हाँ ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन ये किसी में भी जाके जोड़ सकता है। ठीक है, चलो ये आपने देखा इसका जो ऑक्सीकरण का गुण है, वो ऑक्सीकरण का गुण आपने किस में देखा, ऑक्सीजन का गुण आपने क्षारीय माध्यम में देखा। अब देख लेते हैं उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में। चलो अब देखते हैं उदासीन या फिर दुर्बल क्षारीय माध्यम में, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में देखते हैं। तो उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में कैसे देखेंगे, लेट्स सी। उदासीन माध्यम ले लो या दुर्बल क्षारीय माध्यम ले लो, पानी ले लेंगे, मतलब मिला जुला करके पानी ले लेंगे मिला जुला करके। जैसे मान लो आपके पास MnO4 पर मैग्नेट आयन है आपके पास, ठीक है, आपने पानी ले लिया, लेना ही पड़ेगा और क्या ऑप्शन है, देख रहे हो पानी लिया है, उदासीन माध्यम में हम बात कर रहे हैं। यहाँ क्या लिया था, क्षार लिया था, क्षारीय माध्यम में भी इसने अपना अपचयन करवाया, सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा देगा, वही लॉजिक है। तो आपने पानी लिया, साथ में ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये बनाएगा MnO2। क्या बनाएगा बेटा, MnO2। थोड़ा रेफरेंस के लिए याद रख सकते हो कि MnO2 का कलर ब्लैक होता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। एग्जाम में छोटे 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 जो सवाल बहुत सारे पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, +6 7, और +7 से किस में चली गई, +4 में। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, और ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है मतलब इसका अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है मतलब सामने वाले का क्या कराएगा बेटा, ऑक्सीकरण करवाएगा। मस्त बात, शानदार बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी सर वो वाली रिएक्शन बता दो जिसमें पूरा यौगिक होता है। ठीक है बता देते हैं, KMnO4 प्लस पानी ले लो, KMnO4 प्लस पानी ले लो, क्या बनेगा, MnO2 बनेगा, साथ में KOH बनेगा, MnO2 बनेगा, साथ में KOH बनेगा, साथ में नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। साथ में क्या चीज बाहर निकलेगी, साथ में नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ऐसे बोल सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो अब इसका काम क्या है, ऑक्सीकरण करवाना, मतलब सामने वाले की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देना, यही तो काम है इसका। खुद की ऑक्सीकरण संख्या को कम करके खुद का अपचयन करवाना, और सामने वाले की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा करके सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाना, ये इसका क्या है, काम है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है सर। चलो एक रिएक्शन बताता हूं तुम्हारे को ऐसे ही, देखो उस रिएक्शन को और सीखो कुछ, उस रिएक्शन को देखो और सीखो। जैसे आपने KI लिया,
KI की रिएक्शन आपने KMnO4 से कराई, उसके बाद आपने पानी ले लिया, पानी लेने के बाद क्या बनेगा, KiO3 बन जाएगा, और KiO3 के साथ साथ MnO2 बाहर निकल गया। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ समझ आएगा। क्या समझ आएगा? ये है KI, इसमें जो I है वो -1 है। हाँ सर, इसको ध्यान से देखो, ये है KiO3, इसमें I को चेक करो। सर ये +1, KiO3 ऐसा होता है, IO3 माइनस ऐसा बोल सकते हैं इसको, IO3 माइनस ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका x मान लो, ये -6 बराबर -1, तो x बराबर +5। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? KiO3 का चेक करो, KiO3 का I की ऑक्सीजन संख्या निकालना आ गया क्या? क्या आपको KiO3 में ऑक्सीजन संख्या निकालना आ गया क्या? दोनों तरीकों से सिखा दिया बेटा, और तो क्या करूं मैं? मैंने आपको दोनों तरीकों से सिखा दिया, जिस भी तरीके से आप समझ सको। अलग करके समझ लो या पूरे का निकाल लो इसका, तो भी वही आएगा। पूरे का निकालोगे तो भी K का +1, I का x, ऑक्सीजन का माइनस, तो 3 है तो -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +5। ये लो ऐसे। हाउ हाउ सर हाउ? मजा आनी? बिल्कुल। इसका बेटा -1 से +5 हो गया, कुछ ऑब्जर्व किया? -1 से क्या हो गया, +5, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, मतलब I- का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थी +7, यहां हो गई +4, तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था घटी, मतलब मैग्नीज का क्या हुआ, अपचयन। तो मैग्नीज ने खुद का अपचयन करवा के सामने वाले का क्या करवाया, ऑक्सीकरण। तो मैग्नीज क्या कहलाएगा, एक अच्छा ऑक्सीकारक कहलाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा था, आपको अंदर से पूरा फील आ जाना चाहिए कि ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, सब कुछ है ना। ऑक्सीकारक मतलब सामने वाले का ऑक्सीकरण, तो इसलिए खुद का अपचयन करवा के इसका ऑक्सीकरण करवाया, ऐसे। अब एक चीज समझते हैं, ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको आपको देखते ही फील हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना। जैसे KMnO4 है, ये +7 में है, अम्लीय माध्यम आपने ले लिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ KMnO4 अम्लीय माध्यम में। ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ KMnO4 अम्लीय माध्यम में। अब देखना अपन कौन कौन सी रिएक्शंस करेंगे। अपन I- से कराएंगे या KI से कराओ, एक ही बात है। अपन इसकी रिएक्शन HX से करा सकते हैं, जैसे HCl से कराओ, HBr से कराओ, HI से कराओ, क्या बनेगा वो बताऊंगा आपको डायरेक्ट, बस रिएक्शन देखते जाओ पहले पहले तुम। आप Fe2+ से कराओ, आप इसकी रिएक्शन बेटा भले ही SN2+ से करा लो, पैटर्न एक बार समझ में आ जाएगा तो सभी रिएक्शन का पैटर्न समझ में आ जाएगा तुम्हें, चिंता मत करना। आप SO3 2- से कराओ, भले ही आप SO3 2- से कराओ, भले ही आप NO2- से कराओ,
भले ही आप H2S से कराओ, भले ही आप SO2 से कराओ। चलो देखते हैं कैसे कराएंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोलूं कि इन सभी रिएक्शन का एक ही लॉजिक है तो तुम तो बहुत खुश हो जाओगे कि सर एक ही बार में सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। हाँ, इन सभी रिएक्शंस का एक ही लॉजिक है। क्या? Mn का खुद का तो होगा अपचयन और बाकी सबका होगा ऑक्सीकरण। मतलब Mn खुद की ऑक्सीकरण संख्या को तो कम करेगा और बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा। खुद की ऑक्सीकरण संख्या को कम करेगा, बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा। कैसे देखना? Mn+7 से Mn2+ बन जाएगा और सब में ऐसा होगा, किसी एक में नहीं, सब में ऐसा होगा। इसमें भी ये Mn2+ बनेगा, इसमें भी ये Mn2+ बनेगा। साथ साथ लिखते रहना बेटा, रफली लिख रहे हो ना, रफ 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 पेपर लेके लिख रहे हो ना साथ में। यहाँ भी ये Mn2+ बनेगा, यहाँ भी ये Mn2+ बनेगा, यहाँ पे भी Mn2+ बनेगा, यहाँ पर भी Mn2+ बनेगा और यहाँ पर भी Mn2+ बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या होगा? I माइनस से, अब देखना, इसका खुद का तो इसने क्या किया, +7 चला गया +2 में। मतलब मैग्नीज ने खुद का तो क्या करा लिया, अपचयन करवा लिया। अब सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाएगा, सामने वाले की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाने का काम करेगा। कैसे देखना? I माइनस को बना देगा I2, तो -1 से 0 बढ़ गया, बढ़ गया सर। H+X-, ये -1 है, इसको कर देगा X2, X2 होते ही ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अगर दो परमाणु सेम सेम आपस में जुड़ जाए, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाती है। तो सामने वाले की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा रहा है। Fe2+ से कर देगा Fe3+, Sn2+ से कर देगा Sn4+, देखते जाओ। SO3 2- से कर देगा SO4 2-, ये मैंने 2 बार लिख दिया। NO2- से कर देगा NO3-, ऑक्सीजन जोड़ दी इसके अंदर, ऑक्सीजन जोड़ दी तो ऑक्सीकरण हो गया। H2S के अंदर S-2 पे है, -2 से 0 पे ले जाएगा इसको, S कर देगा सिंपल, S का 0 होता है। ये SO2 है, SO2 में ऑक्सीजन जोड़ करके इसको SO4 2- कर देगा। मतलब खुद का अपचयन करवा लेगा और सामने वाले में क्या जोड़ देगा, ऑक्सीजन जोड़ देगा। खुद का अपचयन करवाएगा, सामने वाले में ऑक्सीजन जोड़ देगा और एक शानदार अपचायक के रूप में खुद को इकट्ठा करके सबके सामने पेश कर देगा। ये वाली बात है। डन। तो ये आपका KMnO4 जो है वो समाप्त होता है। अब आप पढ़ेंगे K2Cr2O7। ठीक है, अब आप क्या पढ़ेंगे, K2Cr2O7। तो चलिए अगला शुरू करते हैं, K2Cr2O7। आसान है और K2Cr2O7 जल्दी खत्म होगा, परेशान मत होना। जो जो बातें बताता चल रहा हूँ सुनते चलना बस। K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा ऐसा, इसको कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो बेटा देखते हैं क्या चीज है पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो लेट्स स्टार्ट। यही लफड़ा, क्रोमेट आयन क्या होता है वो देखो पहले। और फिर देखना कि डाइक्रोमेट आयन क्या होता है। क्रोमेट आयन क्या होता है पहले ये देखना, फिर ये देखना कि डाइक्रोमेट आयन क्या होता है। क्रोमेट आयन क्या होता है? क्रोमेट आयन ये है Cr O नेगेटिव
O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये क्रोमेट आयन है। ठीक है सर, डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? बेटा कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देना दो क्रोमियम को। देखो ऐसे, ये एक क्रोमियम है, ऑक्सीजन से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो 7 में से एक ऑक्सीजन तो बीच में आ गई, बची 3, 3 बची, तो इसके ऊपर एक ऐसे, दो ऐसे, इसके ऊपर भी एक ऐसे और दो ऐसे, ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब डाइक्रोमेट आयन। जैसे वहां पे था ना मैग्नेट पर मैग्नेट, वैसे ही है। मजे की बात बताऊं क्या है? सबसे शानदार बात आपको याद रखनी है, अगर आपको क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट आयन में जाना है तो अम्लीय माध्यम डाल दो। इस बात को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अम्लीय माध्यम डालते ही मेरे बच्चों यहां से यहां पहुंच जाओगे। और तुम्हें अगर यहां से यहां आना है तो क्षारीय माध्यम डाल दो। क्षारीय माध्यम डालते तुम यहां से यहां आ जाओगे। ठीक है, ओके। और तुम्हें पता होना चाहिए इसकी संरचना कैसे होती है। इसकी संरचना और इसकी संरचना सेम होती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन दोनों की ही संरचना चतुष्फलकीय होती है। तो इन दोनों की ही संरचना कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो दोनों की टेट्राहेड्रल संरचना के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके निर्माण की अभिक्रियाएं देखते हैं। K2Cr2O7 का निर्माण कैसे होता है। तो हेडिंग लगाएं, K2Cr2O7 का निर्माण। हम K2Cr2O7 का निर्माण देख रहे हैं सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क से। क्रोमाइट अयस्क से सर, क्रोमाइट अयस्क किसको बोलते हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्रोमाइट अयस्क का नाम होता है Fe2.Cr2O3। ये होता है क्रोमाइट अयस्क। ये होता है आपका क्रोमाइट अयस्क, सॉरी, FeO Cr2O3, इसको बोलते हैं क्रोमाइट अयस्क। तो इस क्रोमाइट अयस्क से अपन बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं इसके भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप को अच्छे से प्रोसेस करना। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको सोडियम क्रोमेट का निर्माण करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सोडियम क्रोमेट का निर्माण करना पड़ेगा, मतलब Na2CrO4 बनाना पड़ेगा। तो आपने ये लिया, पहला स्टेप है सोडियम क्रोमेट का निर्माण। सोडियम क्रोमेट का निर्माण, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है सर, ठीक है, बनाते हैं साहब इसको। ले लो इन भाई साहब को, क्या नाम है इन भाई साहब का? क्रोमाइट अयस्क, ले लो इसको, FeO.Cr2O3, ले लो इसको। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, FeCr2O4। तो अगर ऐसे भी लिख रखा हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें घबराना चाहिए। क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करा दो। तो सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करा दो। तो अगर इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से कराओगे, याद रखना सोडियम यहीं से आएगा, तो अगर तुम सोडियम कार्बोनेट से करा दो तो सोडियम क्रोमाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम क्रोमाइट, Na2। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, Na2CrO4, ये बन जाता है। क्या है ये? सोडियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट नहीं है बेटा, याद रखना क्रोमेट है।
और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बनेगा, Fe2O3 साथ में CO2। तो Fe2O3 साथ में CO2 एक्स्ट्रा बनेगा, Fe2O3 और साथ में CO2 एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है, डन। ठीक है, लिख रहे हो ना सब लोग लिखते हुए चल रहे हो, साथ साथ लिखते हुए चलो बेटा, ठीक रहता है, आपका रिवीजन अच्छा होगा। अब सर सोडियम क्रोमेट तो बन गया है, तो सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदल देते हैं। ठीक है, बदल दो। अब स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, ये जो सोडियम क्रोमेट बना है इसको सोडियम डाइक्रोमेट में बदलेंगे। तो सोडियम क्रोमेट को सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदलना। सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदलना। अब अपन ये काम करेंगे, तो सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदलेंगे, मतलब Na2CrO4 जो मिल गया है अपन को, Na2CrO4, ये जो आपको मिला है Na2CrO4, अब कैसे बदल सकते हैं, सुनना। सर डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदलना है क्या? नहीं बेटा, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है। अच्छा सर, तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए तो एसिड ले लो। हा 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 हा, हो जाएगा। तो एसिड लेने से हो जाएगा, ठीक है, एसिड लेने से हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिड ले लो, बात बन जाएगी। एसिड के रूप में क्या लेना चाहोगे? H2SO4 ले लो, बन जाएगी बात। क्या बनेगा? वही जो तुम चाहते हो, Na2Cr2O7, ये बन गया डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7, इसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम डाइक्रोमेट। इसके साथ में एक और चीज बनती है, Na2SO4.10H2O, ये एक साथ में एक्स्ट्रा बनता है, Na2SO4.10H2O, और ये Na2SO4.10H2O के साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये फालतू चीज बन रही है। हालांकि इस फालतू चीज को आराम से अलग कर सकते हैं अपन, है ना, इस फालतू चीज को आराम से अलग कर सकते हैं, ये चीज अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाती है, इसको सेपरेट कर लो। फिर क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, लास्ट स्टेप होता है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है? सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना। नेक्स्ट स्टेप होता है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, मतलब सोडियम डाइक्रोमेट को ऐसे लिखूं, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना। ठीक है, ठीक है सर, सही बात है। बढ़िया है, आगे बदल दे, यकीन मानो, हंसते हंसते बदल देंगे। उठा लो इसको, Na2Cr2O7 को, इसके रिएक्शन करा दो KCl से। अगर तुम इसकी रिएक्शन KCl से करा दोगे तो सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर,
भाई वैसे भी हमें बनाना क्या था, हमें तो K2Cr2O7 बनाना था, हमने क्या बनाया है Na2Cr2O7। तो सोडियम हटाना है, पोटेशियम लगाना है, तो सोडियम हट जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, ये बन जाएगा K2Cr2O7, साथ में KCl बन जाएगा, ये लो। कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है, आराम से ये चीज बन जाएगी हंसते हंसते, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो आगे बढ़े। एक चीज और बोलता हूँ, एक सवाल आता है मेरे मन में, तुम्हारे मन में भी आ सकता है अगर तुम इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ते हो तो, कि सर आपने इतनी माताफोड़ी की ही क्यों। आप स्टेप नंबर 1 में अगर यहाँ पे K2CO3 लेते, सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट लेते, तो यहाँ पे पोटेशियम आता, फिर यही पोटेशियम यहाँ पे आता, फिर यही पोटेशियम यहाँ पे आता, तो डायरेक्ट K2Cr2O7 बन सकता था। फिर आपने जबरदस्ती सोडियम को लेकर के बाद में पोटेशियम से रिप्लेस क्यों किया। यहाँ पे NaCl होगा। आपने जबरदस्ती जबरदस्ती बाद में कन्वर्ट किया, पहले आप यहीं से डायरेक्ट K2Cr2O7 K2CO3 ले सकते थे। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि स्टेप 1 में K2CO3 क्यों नहीं लिया। स्टेप 1 में K2CO3 का प्रयोग क्यों नहीं किया। डायरेक्ट इसका प्रयोग करते तो बात आराम से बन जाती, फिर क्यों नहीं किया आपने। चलो बताता हूं। कारण यह है कि अगर मैं K2CO3 लेता तो सेकंड स्टेप में Na2SO4 की जगह K2SO4 बनता, और K2SO4 जो है ना वो पानी में ज्यादा विलय होता है, भाई इसका तो क्रिस्टल बन जाता है, और क्रिस्टल बनने से हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। पर अगर मैं यहां पर K2CO3 लेता तो K2CO3 लेने पे यहां पे K2SO4 बनता, और K2SO4 को अलग कर पाना मुश्किल है क्योंकि Na2SO4 से ये ज्यादा विलय होता है। तो मैं इसको अलग कैसे करता, और इसको अलग नहीं करता तो यहाँ पे बना हुआ K2Cr2O7 में मेरे किसी काम का नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे एक स्टेप अधिक करना पड़ा, बट मेरे पास यहाँ पे जो Na2SO4.10H2O बना, इसको मैं आसानी से अलग तो कर पाया कम से कम, सही बात है। तो आप लिख सकते हैं Na2CO3 के स्थान पर K2CO3 लेने पर स्टेप 2 में K2SO4 बनता, जो Na2SO4 से ज्यादा विलेय है। ठीक है, अर्थात उसे अलग करना मुश्किल होता, अर्थात बने हुए K2SO4 को पृथक करना मुश्किल होता, और इतना मुश्किल काम जीवन में काहे करना भाई, क्यों करना इतना मुश्किल काम। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस लिख लें।
अब लिखो इसकी गुण। इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, देखते हैं इसके गुण। ठीक साहब, बढ़े आगे। चलो सर चलते हैं। ऊष्मा का प्रभाव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव, कि भाई साहब इस पर ऊष्मा का प्रभाव क्या बनता है। तो यार अगर तुम K2Cr2O7 को गर्म करोगे ना, तो K2Cr2O7 को गर्म करने से एक बड़ा पंगा होता है। K2Cr2O7 को गर्म करने से K2CrO4 बनता है। क्या बनता है? K2CrO4। साथ में बनता है Cr2O3 और साथ में बनता है O2। यस, यू हैव टू लर्न द रिएक्शन। बट हाँ, डाइक्रोमेट से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। चलो ठीक है। ओके, सेकंड, H2O2 से क्रिया। अब इसको देखते हैं। अगर आप H2O2 से क्रिया कराओगे तो याद रखना ये अम्लीय माध्यम में नीले रंग का एक पदार्थ बनाता है। लिख लो, यह अम्लीय माध्यम में, यह अम्लीय माध्यम में नीले रंग का पदार्थ बनाता है और उस नीले रंग के पदार्थ का नाम होता है CrO5। अगर ऐसे याद रखोगे तो याद रखना आसान भी बहुत होगा। ऐसे याद रखना ना आसान भी बहुत होगा। जैसे K2Cr2O7 आपने लिया, इसकी रिएक्शन आप पेरोक्साइड से करा रहे हो और पेरोक्साइड से करा रहे हो किसी अम्ल की उपस्थिति। मैंने बताया ना, अम्ल लेना है तो H2SO4 ही लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे बेहतरीन अम्ल है वो ही लेना है। क्या बनेगा? CrO5 बन जाएगा एक तो ये बन जाएगा, दूसरा K2SO4 बन जाएगा और तीसरी चीज H2O बन जाएगा। ऐसे, ठीक है, डन। अब ये CrO5 के बारे में याद रखना है, नीले रंग का पदार्थ है। पहली बात तो ये नीले रंग का पदार्थ है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं कैसा होता है। CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, Cr ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जो क्रोमियम बैठा है ना बीच में, ये जो क्रोमियम है, ऐसे तितली बनूं उड़ती फिरूं, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका।
और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। इसका परऑक्साइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, परऑक्साइड होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तितली टाइप का स्ट्रक्चर। एक कमाल की बात सुनना, जो CrO5 है ना, अगर CrO5 को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, पड़ा रहने दिया जाए उसको, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात CrO5 को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात ये Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और इसका नीला रंग जो है वो गायब हो जाता है। भाई इसका रंग नीला था, वो नीला रंग इसका गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो पड़े 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 इसका नीला रंग उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि कुछ समय पश्चात ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Cr2O3 में। तो ऐसा होने के बाद नीला रंग समाप्त हो जाता है इसका। अब आप बोलोगे सर नीला रंग समाप्त हो गया तो बचाएं कैसे? बचाना बेहद आसान है। बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको किसी विलायक में डुबो के रखते हैं, जैसे कि CS2 या फिर ईथर, इस प्रकार के विलायक में डुबो के रखते हैं। तो रंग से बचाए रखने के लिए, रंग को बचाए रखने के लिए भाई रंग को बचा के रखना है तो उसको भी बचा के रखो, है ना। ये सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से सवाल आ जाता है कि रंग को बचाए कर रखने के लिए इसे CS2 या ईथर जैसे विलायक में, CS2 या ईथर जैसे विलायक में डुबो के रखते हैं। डुबो के रखते हैं, ठीक है, ठीक है। सर ईथर ऐसा क्या उखाड़ लेगा? अगर ईथर लेके आओगे ना तो ईथर क्रोमियम को रिएक्शन नहीं करने देगा, वो अपने लोन पेयर से इसका मन बहला के रखेगा कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे के रखता हूँ, तो अपना मन बहला के रख और तू बस मस्त रहे, खुश रहे। तो ये Cr2O5 का मन बहला के रखेगा, और अगर ये Cr2O5 का मन बहला के रखेगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज पढ़ो, K2Cr2O7 अगर क्षारीय माध्यम में हुआ तो ये K3CrO8 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, K3CrO8 में कन्वर्ट हो जाता है। लिखो K2Cr2O7 क्षारीय माध्यम में K2Cr2O7 क्षारीय माध्यम में K3CrO8 में बदल जाता है, K3CrO8 में बदल जाता है। K2CrO8 में बदल जाता है। जैसे मान लो आपने K2Cr2O7 ले लिया, ये K2Cr2O7 लेकर के आपने इसमें परऑक्साइड डाल दिया और क्षार डाल दिया, तो आपने H2O2 डाल दिया और आपने क्षार डाल दिया। क्या होगा बेटा उससे? उससे ये K2 K3CrO8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दिमाग में एक बात तो आती ही है, सर ये कैसा दिखता है? तो इसका संकुल बनता है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में पढ़ोगे कि इसका संकुल बनता है। क्या संकुल बनता है? ऐसा बनता है K3CrO2 होल 4, ऐसा इसका संकुल बनता है। बाकी तो उस चैप्टर में पढ़ लेना थोड़ा बहुत इसके बारे में, संकुल क्या होता है आपको बेसिक आइडिया होगा। बस याद रखें कि इसका संकुल बनता है
इसका कॉम्प्लेक्स बनता है बेसिकली देखें तो। ठीक है, मस्त एकदम। चलो, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। चलो आ जाओ, देखते हैं इसको। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं इसको। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट Cl माइनस के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। तो Cl माइनस के परीक्षण के लिए कैसे? अब सुनते जाना बेटा, इसमें बस सुनने लायक कहानी है। कहानी बताऊंगा, बस वो कहानी सुनना, ठीक है? यहाँ आपको केवल कहानी सुननी है, मेरी छोटी सी कहानी। देखें, मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें Cl माइनस है। ठीक है, ठीक है सर। क्लोराइड है आपके अंदर, है ना? इसमें क्लोराइड डाल रखा है आपने। इसमें क्लोराइड है, लेट अस सपोज। क्लोराइड है इसमें, ठीक। आप इसमें दो चीजों को ऐड करोगे। एक तो आप इसमें ऐड करोगे आपके मेरे सबके प्यारे जिसको हम पढ़ रहे हैं K2Cr2O7 को। एक आप इसके अंदर ऐड करोगे H2SO4 को। एक ऐड करोगे K2Cr2O7 को, एक ऐड करोगे H2SO4 को। क्या होगा? ऐसे करते ही लाल भूरे रंग की वाष्प बनेगी। ऐसा करते ही लाल भूरे रंग की एक वाष्प बनेगी। वो किसकी होगी? वो क्रोमिल क्लोराइड की होगी, CrO2Cl2 की। क्रोमिल क्लोराइड की एक वाष्प बनेगी, इसका नाम होगा क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी वाष्प बनेगी। फिर इसको NaOH से प्रवाहित करेंगे। किससे प्रवाहित करेंगे? NaOH से प्रवाहित करेंगे। NaOH से प्रवाहित करेंगे तो पीले रंग का विलयन बनेगा। NaOH से प्रवाहित करेंगे तो पीले रंग का विलयन बनेगा, जिसको Na2CrO4 कहते हैं। जिसे Na2CrO4 कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल है 12th में, तो ध्यान से करना। फिर इसके अंदर से जब लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है, इसके अंदर जब लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड को मिलाया जाएगा
तो फिर PbCrO4 बनता है। और मजे की बात यह, ये PbCrO4 जो है ये येलो कलर की पीपीटी होती है, और ये येलो कलर की पीपीटी Cl- को कंफर्म करती है कि Cl- है। थोड़ी मेहनत करके इसको याद कर लेना, दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो टेस्ट है, अब इस टेस्ट के बारे में 3-4 बातें जो मैं आपको बता देता हूं। ये टेस्ट F- भी दे सकता है। इस टेस्ट के कुछ कैप्सूल से सुन लो। ये टेस्ट F- भी दे सकता है। इसीलिए Cl- के साथ में F- नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी टेस्ट दे देगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी मतलब होता है अवशेप जो नीचे आके बैठ जाता है। तो ये टेस्ट F- भी देता है, तो Cl- के साथ F- नहीं होना चाहिए। क्योंकि Cl- के साथ F- हुआ तो तुम बहुत भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो Cl है ना, वो माइनस की फॉर्म में बाहर आना चाहिए। Cl जो है वो माइनस की फॉर्म में बाहर आना चाहिए। सह संयोजी अगर Cl है तो वो ये टेस्ट नहीं देगा। तो सह संयोजित Cl ये टेस्ट नहीं देते। सह संयोजी Cl यह टेस्ट नहीं देते। तो कुछ भी कर लो, सह संयोजी Cl टेस्ट नहीं देंगे। जैसे HgCl2 ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे AgCl ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे PbCl2 ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे CuCl2 ये टेस्ट नहीं देगा। इन सब पे कोशिश भी मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये लोग ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें Cl- उपस्थित है ही नहीं। एक बात का और ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं मैं आपको। कुछ नहीं किया आपने, Cl- लिया, इन दो लोगों को मिलाया, लाल भूरे रंग की वाष्प बनी, उसमें NaOH डाला तो पीले रंग का विलेन बना, उसमें ये डाला तो PbCrO4 बन गया, पीपीटी बन गई। सिंपल। पर ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। तीसरा, नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नमी रखी तो यह नमी की अनुपस्थिति में होनी चाहिए। ठीक है, यह परीक्षण नमी की अनुपस्थिति में करना है, याद रहे। यह परीक्षण नमी की अनुपस्थिति में करना है। नमी मत रख देना। तो नमी से क्या होगा? नमी से क्या होगा? भयंकर गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारा ये जो Cr2OCl2 है ना, ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा नमी से। CrO2Cl2 अगर पानी हुआ तो ये CrO2Cl2 अभिक्रिया करके H2CrO4 बना लेगा पानी से। और अगर इसने H2CrO4 बना लिया तो आगे तो कुछ बनेगा ही नहीं भाई, ये यहीं पे खत्म हो गया। अगर पानी डाल दिया या नमी हुई थोड़ी बहुत भी, तो ये जो CrO2Cl2 बना है ये H2O से रिएक्शन करके H2CrO4 बना लेगा। अगर इसने H2CrO4 बना लिया तो बात खत्म, आगे रिएक्शन होगी ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे पानी नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, Br- और I- होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि Br- और I- क्या करेंगे? अपना ऑक्सीकरण करवा लेंगे इससे, K2Cr2O7 से, और कुछ नहीं करेंगे। Br2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेस्ट केवल Cl- और F- ही दे सकता है। Br- I- ये टेस्ट नहीं देगा, नमी की उपस्थिति में करवाना नहीं है। और सह संयोजी Cl भी इस टेस्ट को नहीं देता है, आयनिक Cl ही इस टेस्ट को देता है। और बाकी जो सारे पॉइंट थे खास, वो मैंने इस कैप्सूल के अंदर डाल दिए।
तो बाकी एक बार ग्रंथशाला को रीड कर लेना, एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना। मोटे मोटे तौर पे जितनी भी चीजें थी वो हमने सब कुछ कवर कर ली है इस चैप्टर की। तो इसी के साथ डीएनए ब्लॉक नाम का चैप्टर खत्म होता है। अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो समय निकाल के डबल स्पीड में या 1.5x स्पीड में आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे देख लेना, ताकि आपसे सारे पीवाईक्यूज बढ़िया से बन जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कुछ बच्चों से मुझे थोड़ी सी ये बात कहनी है कि बेटा दिस इज द लास्ट टाइम। आपने अपने माँ बाप के 850 रुपये 800 रुपये दे करके रफ्तार बैच खरीदा, आपने जो पैसे दे करके रफ्तार बैच खरीदा, मैं यहाँ पे खड़ा होकर के रात को 12:15 तक आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, केवल इसलिए ताकि आपके माँ बाप ने जिन मेहनत से कमाए हुए पैसे हमको दिए हैं आपको पढ़ाने के लिए, मैं उस पैसों का सही 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 जो रिटर्न है वो आपको दे सकूं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आप लोग टाइम पास कर रहे हो, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हो। और अपने माँ बाप के साथ ऐसा तो मत करो, है ना, ऐसा मत करो बेटा। वैसे ही आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अब मौका मिला है, कर लो मेहनत। फोर्स बैच के बच्चे का तो रिवीजन हो गया, आशा बैच के बच्चे का रिवीजन हो गया, तुम्हारा क्या, तुमने तो पूरे साल नहीं पढ़ा। जो पहली बार पढ़ रहा है उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। कल को तुम हो सकता है आईआईटी का सपना देखो, नीट का सपना देखो, ड्रॉप लो, फिर तुम जब मेरे पास अटल बैच में पढ़ने आओगे तब भी तो मैं इतनी ही मेहनत करूंगा तुम्हारे साथ। तो आदत तो डाल लो, कुछ नहीं तो कम से कम 8-9 घंटे पढ़ने की ही आदत डाल लो, क्योंकि आईआईटी जो है ना, नीट जो है, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी करोगे तो पढ़ना पड़ता है भाई, तो मेहनत कर लो यार, क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है ना। तो कर लो मेहनत मेरे बच्चों, पढ़ लो प्लीज़ यार, पढ़ लो प्लीज़, ठीक है। चलो, और जो बच्चे सच में पढ़ रहे हैं, इतनी रात रात तक भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों को एक ही बात बोलूँगा, आई लव यू बच्चों, आई लव यू, बाय बेटा।